हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, पूर्ण लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो आज मैं आपके लिए 2021 का पीवाईक्यू लेके आई हूँ और ये सीडीपी का पीवाईक्यू है। तो आज इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन, अब पिता का ये कथन क्या दर्शाता है? तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो जहाँ तक आपकी बात की जाए, जेंडर से प्रश्न आपके सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं और आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। आपके जेंडर से प्रश्न भाषा में भी पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अवश्य पता होना चाहिए। यानी जेंडर क्या है कि हमें लड़की और लड़के में जहाँ भी बात भेदभाव की हो जाए, ठीक है। तो यही आपकी जेंडर यानी लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो सबसे पहला है कि अब रोहन के पिता क्या कह रहे हैं। रोहन के पिता का कहना है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। तो यानी वो लड़कियों को कमजोर मान रहे हैं लड़कों की अपेक्षा। तो ये एक क्या है, भेदभाव है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये क्या है कि ये दर्शा रहा है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है कि उनकी जो सोच है, ठीक है, ये एक सोच बना ली जाती है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकते, लड़के ये काम नहीं कर सकते, इस तरह के तरीके की। और ये भेदभाव को कम भी नहीं कर रहा है, चुनौती भी नहीं दे रहा है और समानता को भी बढ़ावा नहीं देने वाले कथन है। पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूर्ण धैर्य के साथ वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। अगर आप यकीन मानिए पूरा प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाओगे पीवाईक्यू, तो आपको पेडागोजी पर पकड़ बनाना यानी स्वयं से प्रश्नों को सॉल्व करना अवश्य आएगा। और मैं आपको बता दूं कि शाम के टाइम, ठीक है, कल से शाम को 7 से 8 के बीच में आपकी ईवीएस की भी वीडियो आपको दी जाएगी। और ये दोपहर के टाइम यानी सुबह आपको दोपहर में 1 बजे सीडीपी की क्लासें मिल रही हैं और शाम के टाइम आपको ईवीएस की क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अब बात नंबर 4 के ऑप्शन की करते हैं। तो अकादमिक अंकों के आधार पर आप विद्यार्थी को नामांकित नहीं कर सकते, आपको रैंकिंग नहीं देनी है, ग्रेडिंग नहीं देनी है, ठीक है। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, यानी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना है। आपको विद्यार्थियों में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। आप बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे, समान आपको सभी बच्चों को समझना है। और अटल पाठ्यक्रम का अर्थ होता है कि फिक्स्ड, ठीक है, आपका यानी आपका जो भी फिक्स पाठ्यक्रम है तो उसको आपको पालन करना है, यानी आप पाठ्यक्रम के अनुसार ही सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो ये आपके तीनों कट गए। आपको एक प्रगतिशील कक्षा में आप क्या कर सकते हो, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम, आप इंग्लिश वाले ऑप्शन के साथ चले जाएं। अगर जहाँ भी बात आपको समझ में नहीं आए तो क्या करना है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके यानी बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराने हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना, यानी एक गतिविधि के दौरान, ठीक है, यानी छात्र कोई गतिविधि कर रहे हों और संघर्ष करते देख, यानी वो उस कार्य को जो करने के लिए अध्यापिका ने दिया है तो छात्र क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तब उन्हें संकेत देती है क्या, क्यों, कैसे। तो ये क्या है, तो आपने वाइगोत्स्की की वीडियो मेरी अवश्य देखी होगी। मैंने आपको कोहलबर, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे तीनों पर वीडियो दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट अवश्य देखा करें, ठीक है।
सबसे मेन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप एक अपना चैनल फ़िक्स कीजिएगा। कभी आपने 2 मिनट के लिए वीडियो हमारी देख ली, कभी किसी और चैनल की देख ली, कभी किसी और चैनल पर देख ली और इस तरीके से आप भटकते रहोगे। आप एक चैनल फ़िक्स कीजिए, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी चैनल अच्छे हैं, कोई भी आपको मतलब गलत नहीं पढ़ाएगा, सब मेहनत करते हैं। आप अपने हिसाब से एक अपना टाइम फ़िक्स कीजिएगा, अपना चैनल फ़िक्स कीजिएगा, अपना टीचर फ़िक्स कीजिएगा और फिर उसी आधार पर अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। यानी आप अगर भटकते रहोगे, कभी ये देख लिया, कभी वो देख लिया, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, तो मैं आपको ये सलाह दूँगी कि आप हमारी प्लेलिस्ट जा कर के अवश्य देखा करें। यानी प्लेलिस्ट में मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ कि वहाँ जाके आपको वीडियो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़े। सीडीपी की प्लेलिस्ट में आपको सीडीपी की क्लासें मिलेंगी, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी की वीडियो मिलेंगी। इस तरीके से मैंने वीडियो आपके लिए बना रखी है। पेपर 2 की एसएसटी की भी वीडियो है, ठीक है? पीवाईक्यू की अलग है, आप वहाँ जा कर के देखिएगा। तो बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करती है। अधिगम के लिए पाड़ या ढांचा भी इसको बोलते हैं, आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। और ये आपका पाड़ ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग। और जहाँ भी बात स्कैफोल्डिंग की आ जाए, पाड़ या ढांचा की आ जाए, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यही होगा। यानी बाइगोस्की कहते हैं कि जहाँ भी बच्चे मतलब एक बच्चा जैसे यहाँ से चलता है, ठीक है, यहाँ से चीज़ सीखना शुरू करता है और उसको यहाँ तक जाना है, ये जो बीच का जो गैप है, ठीक है, और जहाँ बच्चा यानी कहीं भी संघर्ष करता है, अटकता है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ये जो बीच में वयस्कों की जो सहायता उसे दी जाती है, यही क्या है? पाड़ या ढांचा होता है। तो राइट आंसर आपका नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? आपको समाजीकरण का संदर्भ में पूछा है और प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आप इस तरीके से अंडरलाइन अवश्य किया करें, क्योंकि फिर आपको ये समझ में आता है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। जहां भी नहीं आए, नहीं को भी आपको अंडरलाइन अवश्य करना है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। विद्यालय समाज का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो हम नंबर 4 से शुरू करते हैं, ऑप्शन 4 से। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक नहीं है, परिवार आपका प्रथम कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक, परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक भी ये नहीं है, ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं बल्कि द्वितीय कारक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, ठीक है। परिवार क्या है? परिवार प्रथम कारक है और विद्यालय द्वितीय कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो थोड़ा मैं छोटा करती हूँ। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, यानी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा नहीं नापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित भी नहीं आप कर सकते। बुद्धिमत्ता कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही होती है, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरह की बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, प्रथागत। यानी ये एक प्रथा है, ठीक है,
किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं कि हम ये काम, समाज में कुछ नियम हैं हमारे, एक कुछ प्रथाएं हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। अब ले वाइगोत्स्की ने, सबसे पहले प्रश्न आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जहां भी बात आपकी सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक की आ जाए, वही ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो इसमें हमें ऑप्शन के साथ जाना है। तो अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो संतुलीकरण, अभिप्रेरणा, गुणारोपण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरणों। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। यानी जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध। तो विकास का समीपस्थ का सिद्धांत का ये किसने दिया है, ये आपके वाइगोत्स्की ने दिया है। और मनोवैज्ञानिक उपकरण का भी सिद्धांत जीन पियाजे ने नहीं दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जीन पियाजे का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्कीमा, ठीक है, स्कीमा। स्कीमा की बात किसने की है, ये जीन पियाजे ने की है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अवस्था कौन सी है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और जीन पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी है, ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके मतलब कितने तैयारी चल रही है और आपने हमारी वीडियो जीन पियाजे पर देखी है या नहीं देखी है, हमें भी पता चलेगा। तो अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरचना और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। अमूर्त सोच का विकास किस में आता है, ये आपके अमूर्त में आता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास पूछा है आपको। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी है। तो क्या सभी संस्कृतियों में ये समान होता है, नहीं होता है, ठीक है। विकास सिर्फ विद्यालय में भी नहीं होता है और ये सिर्फ बाल्यावस्था में भी नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये विकास कैसा है, विकास आपका बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। आपका इसमें क्रम पूछा है। तो क्या सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त या सांवेदिक। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1 यानी संवेदी। यानी पहले बच्चा, संवेदी का अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज़ को छू करके सीखता है अपनी इंद्रियों से, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, कोई भी चीज़ है तो वो उसको छू करके देखता है कि ये गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के बाद उसका मूर्त यानी जो भी चीज़ है उसको दिखाई देती है मूर्त रूप में, और मूर्त के बाद फिर अमूर्त अवस्था आती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। यानी प्रगतिशील कक्षाएं आपकी और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, ये अधिगम में बाधा नहीं है आपकी, बल्कि एक संसाधन के रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हो। और अध्यापक के पक्ष की असफलता भी नहीं है। योग्यता समूह पर आधार का मापदंड आप नहीं बना सकते हैं। ये आपके सभी निगेटिव पॉइंट है। यानी आप कोई भी समूह बनाएं तो एक समूह में आपने मतलब
प्रतिभाशाली बच्चे कर दिए और दूसरे समूह में आपने मंदबुद्धि बालक कर दिए, तो इस तरीके से समूह नहीं बनाना है। आपको समूह इस तरीके से बनाने हैं कि उस समूह में सभी प्रकार के बच्चे होने चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी अध्यापक कोई भी प्रक्रिया यानी अधिगम प्रक्रिया में एक परियोजना बनाता है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी शिक्षा पर भी आपको वीडियो मिल चुकी है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, यानी आपको प्रत्येक बच्चे की जो सामर्थ्य है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको बच्चे को अवसर प्रदान करवाना है। यानी सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव आपको नहीं करना है, अभिवेदी या समरूपी निर्देश भी नहीं देने हैं, प्रदर्शन या अभिमुखी लक्ष्यों को भी निर्धारित नहीं करना है। समावेशी शिक्षा कहती है कि आपके लिए सभी बच्चे समान हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो या मानसिक रूप से सक्षम हो, सभी को आपको समान अवसर प्रदान करने हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका शरीर अशक्त है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? और जहां भी बात नहीं की आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अंडरलाइन अवश्य करना है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है नहीं। तो अधिगम कठिनाइयों से बच्चा क्या है, जूझ रहा है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अब कोई बच्चा है तो अधिगम में कठिनाई में मतलब जूझ रहा है, वो कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसको कठिनाई हो रही है अधिगम में, तो आप क्या कर सकते हैं इनमें से? तो एक इनमें से 3 आप कर सकते हैं, एक आपको नहीं करना है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग आप कर सकते हैं और शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बना सकते हैं, ठीक है, उस बच्चे के लिए। लेकिन आपको जटिल यानी आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ भी बात जटिल की आ जाए, केवल की आ जाए, मात्र की आ जाए, ठीक है, ये कुछ निगेटिव पॉइंट है, इस पर भी वीडियो मैंने पहले दी है। जल्दी आपको फिर से मिलेंगी, सारी वीडियो मिलेंगी, बिल्कुल आपको प्रत्येक पॉइंट पर वीडियो मिलेगी, प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती रहेगी। तो आप चैनल पर अवश्य बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट भी अवश्य किया करें। आप बिल्कुल भी लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को, कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।